Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. वेलकम बच्चों, वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम टू वर्चुअल क्लास। माई सेल्फ सागर बसंत महाले, योर वर्चुअल क्लास टीचर ऑफ स्टैंडर्ड 9th English, and today we are going to learn English. English of standard 9th, and we have seen topics like 1.1, 2 and 3. Now we are going to see the topic 1.4, a beautiful story of our favorite beverage. Beverage का मतलब क्या होता है? पीने की जो चीज होती है, जैसे कि पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, चाय, कॉफी। तो हमारे भारत की सबसे पसंदीदा बेवरेज जो है, जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो है चाय। और उस चाय की आज हम कहानी देखने वाले। तो आज का टॉपिक का नाम है टॉपिक 1.4, द स्टोरी ऑफ टी। तो ये जो बैकग्राउंड में आपको पिक्चर नजर आ रहा है बच्चों, ये है चाय के खेत, चाय की पत्तियां जिनको बारीकी से चुना जाता है, फिर उसे प्रोसेस किया जाता है और सुखा के फिर वो चाय पत्ती बनती है और हमारे घरों घरों में पहुंचती है। हर भारतीय नागरिक की शुरुआत सुबह की चाय से होती है। हर मेहमान नवाजी का सबसे पहला बेवरेज अगर कोई ऑफर करे तो वो चाय होता है। चाय सिर्फ हमारी जरूरत नहीं बल्कि हमारी मेहमान नवाजी का भी एक अहम हिस्सा है, जिसके लिए हम भारतीय हमेशा चाय को प्रेफर करते हैं। आप देखते होंगे कि जब भी घर में कोई मेहमान आता है तो हम सबसे पहले क्या पूछते हैं, चाय लेंगे या कॉफी। और मोस्टली मेहमान भी चाय ही लेना पसंद करते हैं, मोस्टली। तो आइए बच्चों देखते हैं स्टोरी ऑफ टी। आप चाय होटल में पीते हो, चाय की दुकान पर पीते हो, एवरी टाइम कहीं पे भी आपको कुछ अगर ऑफर करते हैं, आप अगर मेहमान बन के जाते हो या आपके घर पे कोई मेहमान बन के आता है तो चाय ही ऑफर करते हैं। तो बच्चों, ये चाय की शुरुआत आखिर कहां से? चाय की पत्तियों की खेती करना किसके दिमाग में आया और आखिर चाय को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? बस यही सारी बातें हैं जो हम इस स्टोरी में देखने वाले। Let us begin with a question. Can you name the most widely consumed beverage in the world after water? Beverage यानी पीने का एक लिक्विड जो हम सेवन करते हैं, जिसका सेवन करते हैं, उसे बेवरेज कहा जाता है। तो ये एक सवाल खुद से पूछो कि पूरी दुनिया में पानी सबसे ज्यादा सेवन किया जाता है, उसके बाद वो कौन सी चीज है जिसका सेवन किया जाता है? Perhaps many of you have guessed the answer. The most popular beverage in the world is tea, the fresh aromatic brew with which people like to begin their day. It has a refreshing, astringent flavor. It is actually made by brewing, that is, by infusing in boiling water the leaves and shoots of a plant whose botanical name is Camellia sinensis. The leaves are at first dried, cured and processed before they are packed and sold to us. तो चाय के बारे में उसकी हिस्ट्री से लेके उसकी ज्योग्राफी तक ये इस पैराग्राफ में बताई गई कि अगर पानी के बाद अगर किसी लिक्विड का सबसे ज्यादा सेवन होता है तो वो है चाय। और चाय का जो फ्रेशनेस है, उसका जो सुगंध है, अरोमा है, वो सबको रिफ्रेश कर देता है। उसका फ्लेवर जो है, एक बार अगर चाय पी ली तो सुस्ती जो होती है, हमें सुस्ती आ जाती है, हमें नींद आती है, हमें आलस आ जाता है, वो सारी चीजें दूर हो जाती है। और इसीलिए चाय को सबसे ज्यादा रिफ्रेशिंग ड्रिंक माना जाता है। So, it is actually made by brewing, that is by infusing in boiling water. अब चाय कैसे बनाते हैं आप सबको पता है कि उबलते हुए पानी में चाय पत्ती डाली जाती है, फिर उसके बाद में जो सुगंध आता है, the aroma that spreads in the kitchen, that gives you the freshness at the start. और चाय का साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम है कैमेलिया सिनेंसिस। ये साइंटिफिक नेम है, जैसे कि हर पेड़ पौधे का एक साइंटिफिक नेम होता है। जैसे कि नीम का वो साइंटिफिक नेम है एजाडिरेक्टा इंडिका, उसी तरह चाय का साइंटिफिक नेम है कैमेलिया सिनेंसिस।
The leaves are at first dried, cured and processed before they are packed and sold to us. जब हमें चाय पत्ती खरीदने जाते हैं तो वो चाय पत्ती के पैकेट में जो चाय पत्ती होती है और जो खेत में चाय पत्ती होती है, उन दोनों बीच में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि सबसे पहले चाय, जो गीली चाय पत्तियां होती है हरी हरी, उसे सुखाया जाता है, उस पर प्रोसेस किया जाता है केमिकल्स का, और प्लस उसको प्रॉपरली गर्म किया जाता है। उसके बाद जब वो तैयार होती है उबलते हुए पानी में डालने के लिए, तब उसे पैक किया जाता है और हमारे घरों घरों तक पहुंचाया जाता है। देखते हैं आगे। Camellia sinensis is an evergreen plant that grows in tropical and subtropical climates. Tea plants require at least 100 to 125 centimeter of rainfall a year and prefer acidic soils. Many of the world's best tea estates are located on hill slopes at elevations of up to 1500 meters. It is said that the tea plants grow slowly and acquire a richer flavor at this height. तो बच्चों, चाय की अगर खेती करनी है तो आपको कुछ ऐसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में सोचना होगा। सबसे पहले तो पहाड़ी इलाका होना चाहिए जहां पर 100 से 125 सेमी की मात्रा में बारिश हर साल होनी चाहिए। वहां की सॉइल एसिडिक प्रॉपर्टी से भरपूर होनी चाहिए और वहां के जो हिल स्लोप से 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक के हिल स्लोप चाहिए, तब जाके वहां की चाय में एक अलग सा रिफ्रेशिंग अरोमा और अच्छा सा फ्लेवर आपको मिल सकता है। इसीलिए बच्चों, चाय हमारे भारत देश में ज्यादातर आसाम, दार्जिलिंग, इन पहाड़ी इलाकों में, और साउथ में अगर देखा जाए तो ऊटी, बैंगलोर, यहाँ साइड जहाँ पर पहाड़ी इलाके, नीलगिरी माउंटेन्स की, वहां पर ही आपको ज्यादातर चाय की खेती नजर आएगी हमारे भारत देश में। बिकॉज उसको उगाने के लिए कैमेलिया सिनेंसिस यानी चाय पत्ती उगाने के लिए ये सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बहुत जरूरी है और बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि चाय पत्ती जो है वो एवरग्रीन प्लांट है, वो कभी सूखती नहीं है, वो हमेशा सालों साल हरी ही रहती है और वो सिर्फ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ही पाई जाती है। उसके लिए बहुत से रेस्ट्रिक्शंस है। रेनफॉल प्रॉपर होना चाहिए, सॉइल प्रॉपर होनी चाहिए, माउंटेनियस सॉइल होनी चाहिए और हिल स्लोप्स पे ही चाय पत्तियां उगाई जा सकती है। जितनी ज्यादा हिल स्लोप्स की हाइट होगी उतना ही ज्यादा रिचर फ्लेवर उस चाय पत्ती में पाया जाता है। देखते हैं आगे। When the plants mature, only the top 1-2 inches of the plants are picked. These buds and leaves are called flushes. A new flush appears on the plant every 7 to 10 days during the peak growing season. Left to grow on its own, the tea plant may actually grow into a small tree, but in all tea gardens the plants are pruned and kept at a height of about 3 feet waist high to enable easy plucking of the leaves. तो बच्चों, जब प्लांट्स मैच्योर हो जाते, बड़े हो जाते, तो केवल 1 से 2 इंच का ऊपरी हिस्सा के प्लांट्स के जो पत्ते वो तोड़े जाते और इन कलियों और पत्तों को फ्लशेस के नाम से बुलाया जाता है। हर एक नया फ्लश appears on the plant every 7 to 10 days. मतलब 7 से 10 दिन में हमेशा ऊपर से 1-2 इंच का जो फ्लश होता है वो 7 से 10 दिन में उगते रहता है ग्रोइंग सीजन में। And left to grow on its own. The tea plant may actually grow into a small tree, but in all tea gardens the plants are pruned. अगर आप टी प्लांट्स को टाइम टू टाइम नहीं काटते हो या उनके पत्ते नहीं छांटते हो तो वो एक छोटा सा पेड़ भी बन जा सकता है। लेकिन जितने भी लोग टी गार्डन या टी की खेती करते हैं वो अपनी कमर से ऊपर तक यानी कुछ 1-2 फीट 3 फीट के ऊपर वो पेड़ को बढ़ने नहीं देते हैं। बिकॉज फिर ज्यादा बढ़ने के बाद चाय पत्ती की जो क्वालिटी है वो शायद खराब हो सकती है। इसीलिए कमर तक वेस्ट हाई उतना ही चाय के पत्ती के जो पेड़ है वो उसको उगने देने चाहिए ताकि प्लकिंग जो लीव्स को तोड़ना है वो भी आसान हो जाए और चाय का पेड़ जो है वो खराब ना हो जाए। ज्यादा बढ़ती भी पेड़ के लिए खराब है, ज्यादा कम ग्रो होना भी खराब है। इसीलिए उसको एक प्रॉपर ग्रोइंग एटमॉस्फेयर देना जरूरी है। देखते हैं आगे। The teas we buy are usually classified according to their leaf size. Accordingly, we have first Assam type of tea,
characterized by the largest leaves. Second, China type, characterized by the smallest leaves. And third, Cambod, characterized by leaves of intermediate size. तो बच्चों, मोस्टली पूरे देश में ये 3 प्रकार की चाय के प्रकार होते हैं जो कि साइज के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि पहला है आसाम, जिसमें बड़े बड़े पत्तों के ऊपर से कैरेक्टराइज किया जाता है, आसाम प्रकार की चाय। फिर दूसरी प्रकार की चाय होती है चाइना प्रकार की चाय, जिसमें सबसे छोटे छोटे पत्तों का इंक्लूजन होता है। और तीसरा प्रकार है कैम्बोड। कैम्बोड भी एक जगह का नाम है, वहां के लीव्स इंटरमीडिएट होते हैं, मीडियम टाइप्स ऑफ लीव्स होते हैं जो ना बड़े ना कम। तो ऐसे 3 प्रकार के लीव्स के हिसाब से ही चाय को क्लासिफाई किया जाता है। We have 3 very distinct and different tea growing regions in India. Each of these regions is famous for the special type of tea it produces. Tree growing regions है इंडिया में 3, जो कि फेमस है, which are unique in taste. और तीनों भी टेस्ट में अलग है, अरोमा में अलग है, स्ट्रेंथ उसकी ताकत में अलग है और फ्लेवर में अलग है। और ये 3 जो सबसे बड़े रीजन हैं, दार्जिलिंग नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न इंडिया में, आसाम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और नीलगिरी साउथ इंडिया में। तो बच्चों, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के 2, दार्जिलिंग और आसाम, और साउथ में नीलगिरीज माउंटेन, यहाँ पर सबसे ज्यादा, या मैं तो कहूंगा कि यहीं पर टी की खेती ज्यादा होती है, बिकॉज ये 3 ऐसे रीजन हैं जहां पर टी जो है वो मेजर टी प्रोड्यूसिंग रीजन से हमारे इंडिया के। Most people agree that tea is a refreshing drink. It contains no carbohydrates, fat or proteins. What gives tea its special and distinctive flavor is theanine as well as caffeine, which give the drink its stimulating quality. तो बच्चों, टी इसीलिए रिफ्रेशिंग मानी जाती है क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स कुछ नहीं होता, उसमें एक स्पेशल और डिस्टिंक्टिव फ्लेवर होता है जिसका नाम है थियानाइन और कैफीन, which give the drink its stimulating quality. वही कैफीन और वही थियानाइन हमारे दिमाग पे असर करता है, हमारे सुस्त दिमाग को तरोताजा करता है और हमें हर आलस से निकाल कर एक एक्टिव लाइफ जीने की लिए मदद करता है। तो इसी तरह से बच्चों, ये जो 3 सबसे बड़े रीजन है, दार्जिलिंग, आसाम और नीलगिरी इन साउथ, ये तीनों के तीनों रीजन हमारे भारत में सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूस करते हैं और तीनों भी टेस्ट में, अरोमा में, स्ट्रेंथ और फ्लेवर में यूनिक है, यानी अलग अलग। हर जगह की टी का टेस्ट और स्मेल अलग अलग होता है और आप आसानी से पहचान भी सकते हैं। देखते हैं आगे। How and when did people first begin to drink tea? An amusing story has come down to us from Chinese legends. It is said that the Emperor Shennong, the father of Chinese agriculture and medicine, was on his travels when a servant was boiling some water for the emperor to drink. Just then, a few leaves from a nearby tree blew into the boiling water. The water immediately changed color. On drinking the water, the emperor was amazed by the rich flavor and the refreshing quality of the resulting infusion. Excited by the unknown plant, its amazing flavor, he carried out further investigations and discovered that tea had many healing and restorative properties and could also be used as an antidote to certain poisons. तो बच्चों, ये एक छोटी सी कहानी है एक चाइना के बड़े एम्परर नामक शेनोंग राजा की। तो ये जो शेनोंग राजा थे, ये चाइनीज एग्रीकल्चर और मेडिसिन यानी खेती और दवा के फादर कहे जाते थे और वो अपनी सफर पे थे। और तब वहां पर एक जगह पे जब वो विश्रांति कर रहे थे और उनका जो सेवक है, सर्वेंट, वो उनके लिए पानी गर्म करके ला रहा था, तब उस गर्म पानी के बोल में अचानक से हवा के झोंके के आने वजह से पेड़ के कुछ 2-4 पत्ते, किसी अनजान पेड़ के 2-4 पत्ते उस गर्म पानी में आके गिर गए। पत्तों का पानी में मिलना जुलना कुछ इस कदर हुआ कि तुरंत पानी ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। फिर ये सब एम्परर शेनोंग देख रहे थे और फिर भी उन्होंने उन पत्तों को निकाल कर वो ही रंग बदला हुआ पानी जब पिया, तब वो टेस्ट करके एकदम दंग रह गए कि व्हाट इज दिस, लाइक व्हाट रिच फ्लेवर इज दिस, इट इज सो रिफ्रेशिंग। कि मतलब कुछ पत्ते गर्म पानी में क्या गिर गए, पानी ने रंग बदल लिया,
पानी ने अपना स्वाद बदल लिया, आखिर ये है तो भी क्या है। इट्स एन अमेजिंग फ्लेवर। और उन्होंने उस पेड़ के बारे में और भी रिसर्च करना चालू किया, उसके बारे में छानबीन की, खोज की, उसको अलग अलग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में उसका इंक्लूजन किया। और फिर जब उन्होंने सब लास्ट में डिसाइड किया कि हाँ ये टी एक चाय पत्ती है और इसके बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, हीलिंग प्रॉपर्टीज है, और ये 2-4 ऐसे कुछ जहर है, छोटे मोटे जहर, जिन पे ये एंटीडोट का काम भी कर सकते हैं, जिसके वजह से अब वो जहर को काट के इंसान को ठीक भी कर सकता है। तो ये थी असली स्टोरी टी की, एम्परर शेनोंग की, जो एक्सीडेंटली इस चाय पत्ती के आमने सामने आ गए। मतलब वो चाय पत्ती वो पेड़ ही था। अब ऐसे जंगल में अगर आप जाते हो, खेत में जाते हो, तो अनगिनत पेड़ पौधे होते हैं। हर पेड़ पौधे का नाम हमें पता नहीं होता है, जब तक कि उस पेड़ पौधे की वजह से किसी का कुछ पता नहीं चलता या उससे कुछ फायदा नहीं होता। तो इसी तरह से इस टी प्लांट के वजह से हम आज पूरी दुनिया एम्परर शेनोंग की वजह से चाय पी रहे हैं। ये एक चाइनीज स्टोरी है और सबसे पहले चाय चाइना में ही पी जाती थी। तो आइए देखते हैं आगे। Yet another legend tells us that it was a Buddhist monk named Bodhidharma who was the first to use tea as a drink. He was keen to find a herb or a medicinal plant which would help him stay awake and alert for long periods of time in prayer and meditation. After considerable search and trial, he found that chewing leaves from the tea shrub acted as a stimulant, helping him stay awake. It was he who introduced tea among his disciples in China. It is said that Japanese priests studying under Buddhist teachers in so students, यहाँ पर एक और कहानी है चाय के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि चाइना के एक एम्परर, पुराने एम्परर शेनोंग की वजह से चाय हम सबको मालूम हुई। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि एक बुद्धिस्ट मंक था, एक भिक्षु था बोधिधर्मा नाम का, जिसने सबसे पहले ये चाय का शोध लगाया, कि वो एक मेडिसिनल प्लांट के तलाश में थे, जिसके वजह से वो हमेशा अलर्ट रहना चाहते थे, वो सोना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें प्रेयर करना था और मेडिटेशन करना था लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए। एंड फॉर दैट उन्होंने जब ये टी की प्लांट को खोज निकाला, वो सबसे पहले चाय की पत्तियों को चबाया करते थे, जिसके वजह से उनका ब्रेन और भी एक्टिव हो जाता था और उस वजह से उनको नींद नहीं आती थी और वो जगह के जगह रह जाते थे। It was he who introduced tea among his disciples in China. तो चाइना में जितने भी उनके शिष्य थे, उनको इस चाय पत्ती से उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस कराया, और तब से जाके चाइना में सब लोग चाय पीने लगे। तो चाइना में ही ये दो अलग अलग स्टोरीज है, सही गलत कौन सी है पता नहीं, लेकिन चाय ये चाइना से ही आई है, इसीलिए we are thankful to China for that. It is said that Japanese priests studying under Buddhist teachers in China carried tea seeds and leaves back home with them. Turkish traders also began to bargain for tea on the border of Mongolia. In fact, the story goes that the Chinese Emperor Huizong was so taken up with tea that he set up research into the best tea whisking methods and also hosted tea making and tea tasting tournaments in the court. So tea-minded was he. What he failed to notice that Mongolia had actually taken over his empire. जब जापान से कुछ लोग चाइना जाते थे तो वो चाय पत्ती के पेड़ों के बीज या पत्ते अपने साथ लेकर जाते थे। टर्की के लोग जो थे, ट्रेडर्स, व्यापारी, वो भी मंगोलिया के बॉर्डर पर आकर चाइना से चाय की लेन देन के लिए बार्गेनिंग करते थे। इनफैक्ट एक ऐसी स्टोरी है कि चाइना के एक और एम्परर हुइसुंग ने वो चाय इतना पसंद करता था कि उसने चाय के ऊपर एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया था कि चाय पत्ती के ऊपर और भी छानबीन करो और खोज करो और सबसे ज्यादा तेज और सबसे स्ट्रॉन्ग टी बनाने की कोशिश करो। उन्होंने चाय के ऊपर गेम्स भी शुरू कर दिए थे, चाय बनाने के गेम्स, चाय को टेस्ट करने के गेम्स। तो इतना टी माइंडेड था वो, और ये चाय का कंपटीशन रखते रखते वो ये भूल गया था कि मंगोलिया जो है चाइना का एक हिस्सा, वो एक्चुअली अपना मंगोलिया हार चुका था टर्किश लोगों के हाथों।
मतलब वो चाय को उसने इतना इंपॉर्टेंस दिया कि उसने अपने एम्पायर की तरफ, अपने राज्य की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाया। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है चाय के रिगार्डिंग। एम्परर हुइसुंग हो गया, बोधिधर्मा हो गया, और उससे पहले हमने देखा था एम्परर शेनोंग। तो ऐसे बहुत से चाइनीज लोग हैं जिन्होंने चाय के लिए बहुत सी कुर्बानियां भी दी है, और उस चाय के वजह से आज पूरे देश में, पूरे विश्व में चाय का सबसे ज्यादा सेवन होता है। Thus, the habit of drinking tea spread to Japan, Europe, and England, where it became a fashionable and popular drink among the people. How did this magical beverage get its name? The Chinese character tu was first used in early inscriptions to describe tea, but later a new character, cha, was developed to refer specifically to tea. The word cha is now sometimes used in English to refer to China tea, and as we all know, it is very close to Hindi word chai, which is used all over India to refer to tea. तो बच्चों, चाय का जो नाम है ये भी कुछ चाइनीज एम्परर के ऊपर से ही आया है। एक ऐसा चाइनीज कैरेक्टर था जिसका नाम था चू, जो सबसे पहले इंग्लिश और यूरोप और इंग्लैंड के लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। उसके बाद एक नया कैरेक्टर आया जिसका नाम था चा, और वो चा कैरेक्टर जब इंग्लैंड और यूरोपियन लोगों ने देखा तब वो चाइना की चाय को चा के नाम से बुलाने लगे, और उनके एरिया में जो चाइना के दूसरे एरिया में बनने वाली चाय को चू के नाम से बोलने लगे। तो चू बना टी और चा बना चाय। तो इंडिया में आज छा, जो पहला कैरेक्टर नाम था, वो छा हमारे भारत देश में चाय बन के आ गया। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी हमारे साउथ एशियन कंट्रीज है, वहां पर चाय इस नाम से छा को जाने लग गए। सो इस तरह से चाय की ये एक बेहतरीन स्टोरी है जो कि 3-4 स्टोरीज में डिवाइडेड है, और ये सारी स्टोरीज मिलकर हमें ये बताती हैं कि चाइनीज का अगर पूरे विश्व को एक सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है तो वो गिफ्ट है चाय का, यानी टी का। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले लाइन में लिखा है कि ये जो हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी है, ये जो आदत है चाय पीने की, ये जापान, यूरोप, इंग्लैंड और हर जगह पे पॉपुलर होती गई, और वो फैशनेबल भी कहलाने लगी। मतलब फैशन हो गया एक प्रकार, बड़े अमीर लोगों में ये एक चाय पीने का फैशन हो गया। आज तो हर घर घर में चाय बनती है, चाहे पैसा हो या ना हो, लेकिन चाय तो बनती है। लेकिन उस जमाने में सिर्फ अमीरों के घर पे ही चाय नसीब होती थी, क्योंकि वो बाहर से मंगानी पड़ती थी, वो इंपोर्ट था। लेकिन अब हमारा भारत ही चाय का इतना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो गया है कि हमारे चाय के एक्सपोर्ट की वजह से हमारी भारत सरकार भी बहुत अच्छा इनकम कमा सकती है। How did tea first come to India? Historians think that tea had been known in India as a medicinal plant since ancient times, but tea was not drunk for pleasure until the British began to establish plantations in 19th century. In the 1770s, the British East India Company made several unsuccessful attempts to grow tea in Bhutan and Assam with seeds from China. Although these attempts failed, the botanist Robert Bruce in 1823 discovered tea plants growing wild in the upper Brahmaputra Valley. In May 1838, the first Indian tea from Assam was sent to England for public sale. Since then, India has gone on to become one of the leading producers of tea in the world. तो बच्चों, जैसे कि हमको बताया कि अंग्रेजों ने हम पर 150-200 साल तक राज किया हुआ है, लेकिन अंग्रेजों ने हम भारतीयों को कुछ ऐसे तोहफे भी दिए हैं जिनको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहला तोहफा तो हमारी भारतीय रेल, जो कि अंग्रेजों ने हमारे भारत देश में सबसे पहले शुरू की थी 1853 में, और उससे पहले 1823 में हमारे भारत में ब्रह्मपुत्र के अपर वैली में सबसे पहला चाय का पेड़ लगाया गया था। उस दिन से लेकर आज 2020 तक हमारा भारत पूरे विश्व में चाय बनाने वाले देशों में से टॉप 5 में माना जाता है। मतलब पहले 5 ऐसे देश है जो सबसे ज्यादा चाय पूरे विश्व के लिए बनाते हैं। तो सबसे सवाल ये पहले पूछा गया था कि चाय हमारे भारत में सबसे पहले कैसी आई। कुछ ऐतिहासिक लोग जो है, हिस्टोरियंस, वो ये सोचते हैं कि चाय हमारे भारत में आई नहीं है,
चाय हमारे भारत में पहले से ही थी, एंशिएंट टाइम से थी, लेकिन पहले भारतीय लोग, अंग्रेजों से पहले लोग चाय को पिया नहीं करते थे, चाय को सिर्फ दवा के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन 19वीं सेंचुरी में जब ब्रिटिश लोग आए 1770 में, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बहुत सी कोशिशें की कि चाय की पत्तियां हम भारत में उगाएं और उसका व्यापार करें, लेकिन 1770 से लेकर 1823 तक सारे उनके जो पैंतरे थे, सारे उनकी जो कोशिशें थी, नाकामयाब रही, क्योंकि वो चाय गलत जगह पे उगाने की कोशिश कर रहे थे। तब इतने सारा नॉलेज नहीं था, साइंस का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन 1823 में एक बॉटनिस्ट, एक वनस्पति शास्त्र रॉबर्ट ब्रूस नामक व्यक्ति ने 1823 में चाय के पौधे उगाना अपर ब्रह्मपुत्र वैली में शुरू किया। मैं 1838 तक सबसे पहला इंडियन टी आसाम से लेके गए थे इंग्लैंड को पब्लिक सेल करने के लिए, और उसी दिन से हमारा भारत सबसे टी प्रोड्यूसिंग देशों में से, टॉप 5 टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से एक है। तो आइए आगे देखते हैं। Tea lovers claim that tea may be able to reduce the risk of cancer, control blood pressure, fight viruses in our body, and actually help us live longer. Our body produces chemicals called free radicals. They can damage our body and our health. Tea contains antioxidants called flavonoids. Scientists believe these help to protect our system against free radicals. For many people, tea is a popular drink to have with friends. In many countries around the world, tea drinking is an important social occasion. Japan, China, Russia, and Korea have special tea ceremonies and traditions. These ceremonies give people the time to relax and enjoy the taste and the smell of the tea. तो टी लवर्स ये क्लेम करते हैं कि टी पीने से, चाय पीने से कैंसर का धोखा कम होता है, ब्लड प्रेशर रेगुलर कंट्रोल में रहता है, हम सारे वायरस से, सारे बैक्टीरिया से बचे रह सकते हैं, और हम ज्यादा उम्र तक जिंदगी जी सकते हैं। और हमारी बॉडी में अपने आप फ्री रेडिकल्स नाम का केमिकल तैयार होते रहता है, जो कि हमारी सेहत को, हमारी बॉडी को अंदर से हानि पहुंचा सकता है। लेकिन यही चाय के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो इन फ्री रेडिकल्स को खत्म कर देते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट जिनका नाम फ्लेवोनॉइड्स है, ये रेडिकल्स को खत्म कर देते हैं और हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को अंदर से मजबूत और सुरक्षित करते हैं। बहुत से लोगों के लिए ये चाय पीना अपने दोस्तों के साथ काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, और ऐसे देश जो है जापान, चाइना, रशिया, कोरिया, इन देशों में चाय पीने को या चाय साथ मिलकर पीने को एक सोशल सेरेमनी के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। और ऐसी सेरेमनीज पीपल को एंजॉय और रिलैक्स करने के लिए रखी जाती है, ताकि जो भी तान तनाव हो पूरे देश के लोगों में, वो ये छोटे से चाय पीने के सेलिब्रेशन से सब लोग शांत हो जाए। क्योंकि चाय का साइंटिफिक रीजन यही है बच्चों, आपको कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी मेंटल डिप्रेशन या स्ट्रेस हो, या आप थक कर आए हो, तो देखो आपको कभी भी कप चाय अगर मिल जाए तो आप सारी थकान से दूर हो सकते हो। क्योंकि चाय एक ऐसा स्टिम्युलेटिंग रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जो आपके ब्रेन को शांत करने की क्षमता रखता है। आगे देखते हैं। Most people in Japan belong to a tea club where they go every week to take part in the tea ceremony. Ordinary people also feel that tea ceremonies are spiritual occasions that are closely associated with their religion. Tea, they say, is a healthy, enjoyable, and stimulating drink, full of good qualities. It reduces loneliness and calms your heart. It is a comfort in everyday life. Many Koreans today still have tea ceremonies for important occasions including special birthdays and anniversaries. जापान की अगर बात करें तो वहां पर हर जगह पे टी क्लब, छोटे छोटे क्लब होते हैं, जहां पर वहां के स्थानिक लोग हर हफ्ते टी सेरेमनी में हिस्सा लेने चले जाते हैं। आम आदमी, ऑर्डिनरी पीपल भी इन हिस्सों में, इन सेरेमनीज में हिस्सा ले सकते हैं। स्पिरिचुअल ओकेजन्स दैट आर क्लोजली एसोसिएटेड विद देयर रिलीजन। अगर जो भी आपका रिलीजन हो, उस रिलीजन का भी कोई त्योहार हो, कोई सेलिब्रेशन हो, कोई सेरेमनी हो, वहां पर भी चाय को सबसे पहला प्राधान्य दिया जाता है, सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है। और चाय, जिसे हम हेल्दी, इंजॉयबल और स्टिम्युलेटिंग ड्रिंक कहते हैं, ये सच में पूर्णता गुड क्वालिटी से भरपूर है।
इससे आपका जो एकांतपन होता है, लोनलीनेस जो होता है, वो चला जाता है। आपका तेज धड़कता हुआ दिल शांत हो जाता है। आपके दिमाग में जो कुछ भी टेंशन हो वो भी क्षणिक दूर हो जाता है। और वो दिन में 2 या 3 बार सेवन करने से आपकी बॉडी को भी आराम प्राप्त होते रहता है। आप टेंशन फ्री होते रहते हो। आपके बॉडी में जो टेंशन और स्ट्रेस के वजह से जो केमिकल्स तैयार होते हैं, उन केमिकल्स को खत्म करने का काम ये चाय करती है। और इसीलिए आपके दिमाग को सूद करने के लिए, यानी शांत करने के लिए, चाय का सबसे महत्वपूर्ण अहम रोल है आपकी लाइफ में। कोरियंस के बारे में अगर बात की जाए तो उनके देश में आज तक टी सेरेमनीज इंपॉर्टेंट ओकेशन, स्पेशल बर्थडेज और एनिवर्सरीज पे मनाई जाती है। किसी का बर्थडे हो, शादी हो, एनिवर्सरी हो, किसी भी प्रकार की पार्टी हो, सन, त्योहार, कुछ भी, वहां पर सबसे पहले आपको चाय ही ऑफर की जाएगी। और छोटी बिना वजह भी अगर कोई सेलिब्रेशन करना हो तो सबसे पहले वहां पर चाय ही ऑफर की जाती है। In most areas of China, the tea is made in small clay teapots. At tea ceremonies, cups are only half filled. The Chinese believe that the rest of the cup must be filled with friendship and affection. In Russia, tea is made and served in samovars, a special Russian tea kettle made of metal. Vietnam produces special varieties of tea such as lotus tea and jasmine tea. In Japan, tea is made using powdered green tea called matcha. The tea is mixed with boiled water using a bamboo whisk and served in small bowls. तो बच्चों, चाइना ने सबसे पहले चाय के पेड़ की खोज तो की। और हम भारतीय लोग भी कहते हैं कि हमारे देश में चाय का सेवन पहले से हुआ जा रहा है, लेकिन उसे मुंह से सेवन नहीं किया जाता था, उसका इस्तेमाल किया जाता दवाई के तौर पर। लेकिन धीरे धीरे अब इतने सारे 100-200 सालों में हर देश ने अपने अपने चाय को अपने अपने तरीके से बनाने की कोशिश की है। जैसे कि चाइना में जब चाय आपको सर्व की जाती है तो आधा कप भरा जाता है। वो आधा कप इसलिए भरा जाता है बच्चों, ताकि आधे कप में चाय और बचे हुए आधे कप में आपकी फ्रेंडशिप, आपका प्यार, आपका स्नेह होता है। इसीलिए चाय को आधे कप में भरा जाता है। रशिया में चाय सर्व करने के लिए एक अलग सा मेटल, एक अलग सी यूटेंसिल है जिसका नाम समोवर रशियन में कहा जाता है। वो रशियन टी केटल है जो कि पूरे धातु से बना हुआ होता है। वियतनाम नाम के देश में भी अलग अलग टाइप की चाय बनाई जाती है। जो सबसे 2 फेमस चाय है वियतनाम की, वो है लोटस टी और जैस्मिन टी। जापान में टी को बांबू की मदद से लेकर पाउडर्ड ग्रीन टी को बॉइल वाटर में डाल के बांबू से विस्क करके बनाया जाता है, जिसको जापानीज लोगों ने नाम दिया है माचा। और ये माचा नाम का चाय जापान में सबसे ज्यादा फेमस है। और वो कप में नहीं बल्कि एक सूप का जैसा बाउल होता है ना, उस बाउल में उसको सर्व किया जाता है। And how about India? A cup of tea is offered to any guest or visitor as a token of hospitality, even in the humblest of homes. Most Indians like their tea hot with a good deal of milk and sugar in it. In the rainy season, it is brewed with ginger to give it additional medicinal properties. Others add spices like cardamom, cloves, or mace to add to its taste and flavor. Tea is must after a plate of spicy snacks, especially in the morning and evenings. Some connoisseurs relish delicately flavored jasmine tea, green tea, lemon tea, and even iced tea. तो बच्चों, हमारे भारत देश में चाय के इतने सारे प्रकार आपको देखने मिलेंगे। मौसम के हिसाब से हमारी चाय की रेसिपी बदलती रहती है। सर्दियों में या फिर बारिश के मौसम में चाय में हमेशा अदरक गिरता है, चाय पत्ती और जो लीफ ग्रास होती है, जिसे हम गौती चाय भी कहते हैं, जो एक बड़ी बड़ी घास की तरह वो चाय पत्ती होती है, उसे भी चाय पत्ती चाय में डाला जाता है। और नॉर्मली गरीब से लेके अमीर तक आपको इंडिया में हर घर पे चाय मिलेगी, मतलब मिलेगी। चाय इंडिया में सिर्फ ब्लैक टी नहीं पी जाती। ब्लैक टी मोस्टली चाइना और जापान में पी जाती है, सिर्फ पानी में चाय पत्ती डाल के पीते वो लोग, या फिर शुगर डाल के। लेकिन हमारे भारत देश में चाय में दूध पड़ता है, शक्कर पड़ती है और बहुत सारी चीजें। खास करके ठंडी के मौसम में उसमें कुछ स्पाइसेस भी डाले जाते हैं, जैसे कि कार्डेमन, क्लोव्स, लौंग, ये सारी चीजें, ताकि फ्लेवर बन सके। और टी इज अ मस्ट आफ्टर प्लेट ऑफ स्पाइसी स्नैक्स। गर्मा गर्म आप पकोड़े खाओ, समोसे खाओ, वेफर्स खाओ, उसके बाद एक कप अगर चाय मिल जाए तो
सारे भारतीय लोगों को ये नाश्ता बहुत पसंद है, खास करके सुबह और शाम में। चाय पीने का भी एक वक्त होता है और हमने बहुत सारे देशों से भी जैस्मिन टी, ग्रीन टी, लेमन टी, हनी टी, मिंट टी, पता नहीं कौन से टी का हमने खोज निकाली है और वो सारी टी बिक भी रही है। लोग उनका आराम से और बड़ी मनपसंद से सेवन भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में आइस टी भी मिलता है, एकदम ठंडा बर्फ का जैसा आइस टी। तो बच्चों, अब मुझे आप बताओ कि आपको चाय कैसी पसंद है? ग्रीन टी पसंद है, जैस्मिन टी पसंद है, लेमन टी पसंद है, ब्लैक टी पसंद है, नॉर्मल टी पसंद है, स्पाइसी टी पसंद है या आइस टी पसंद है? तो बच्चों, ये था हमारा आज का चैप्टर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि ये चाय की कहानी किस तरह से शुरू हुई थी और आज पूरे देश के हर एक घर में, अमीर से लेकर गरीब तक, हर घर में ये चाय पहुंचने के पीछे का जो जरिया है वो बहुत सारी स्टोरीज के जरिए आपको दिखता है। पास्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ, हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, इसका कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ये कुछ फेमस स्टोरीज है जो चाय के बारे में अक्सर कही जाती है, सुनी जाती है और पढ़ी जाती है। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए शुक्रिया। Thank you students, this was our today's lecture and don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.